ठंडी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था और शहर था रायगंज। पुरानी गलियों वाला, सीलन भरा और थोड़ा डरावना सा ये शहर वैसे तो बहुत सीधा सादा था, लेकिन उस साल सब कुछ बदल गया। पहली बार जब किसी को ब्लैक डायरी मिली, तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक हफ्ते बाद वो इंसान मारा जाएगा। पहली डायरी आई थी विमला देवी के पास। उम्र होगी कोई 65 साल। अकेली रहती थी पुराने पोस्ट ऑफिस वाली गली में। एक दिन शाम को जब वो अपना लेटर बॉक्स खोलती है तो अंदर एक काली रंग की डायरी रखी होती है। ऊपर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक सादा सा कवर। उन्होंने डायरी खोली तो पहला पन्ना कुछ ऐसा था। तू हर रात अपने पति की चीखें अब भी सुनती है ना? तूने उसे जहर दिया था और अब तुझे लगता है कि वो वापस आएगा। विमला देवी के हाथ कांपने लगे। ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात तो सिर्फ उनके और उस रात के सन्नाटे को मालूम थी। उसी रात विमला देवी की नींद गायब हो गई। पूरे हफ्ते वो डरी डरी रही। पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। 7वें दिन उनके घर के पास वाली नाली से उनकी लाश मिली। मुंह पर डर और आंखों में सन्नाटा। शहर में अफवाह फैल गई, ब्लैक डायरी मौत लाती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव सुधीर धारीवाल की। उम्र 60 साल। रिटायर होने के बाद अब वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़कर टाइम पास करते थे। मगर जब थाने में बैठे इंस्पेक्टर रंजीत ने उन्हें ये केस दिखाया तो सुधीर जी ने बस एक बात कही, मौत से पहले डर। अगर कोई लिख रहा है तो या तो कातिल खुद डर जानता है या उस डर को महसूस करता है। वो डायरी अभी तक पुलिस के पास थी। हर पन्ना किसी नए डर को खोलता। विमला देवी की पूरी जिंदगी जैसे उस डायरी में थी। मगर सवाल यह था, किसने लिखी और कैसे भेजी गई? जब पोस्टमैन ने तो कुछ डिलीवर ही नहीं किया। 2 हफ्ते बीत गए, फिर दूसरी डायरी आई। इस बार स्कूल टीचर अनीश चक्रवर्ती के पास। 42 साल का यह आदमी सबकी नजरों में बहुत शरीफ और सीधा था। मगर डायरी का पहला पन्ना कहता था, तेरे पासवर्ड से जुड़ी यादें क्या अब भी डराती हैं? 8 साल की वो बच्ची जिसने तुझे सर नहीं शैतान कहा था। अनीश के पसीने छूट गए। उसके बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। और 7वें दिन एक जलती हुई कार में उसकी जली हुई लाश मिली। कार लॉक थी। अंदर से सुधीर को अब यकीन हो चला था ये कोई सीरियल किलर है। मगर उसके पास 2 सवाल थे। पहला, ये डायरी लिखता कौन है? दूसरा, इन्हें भेजा कैसे जा रहा है? किसी को दिखा नहीं। पोस्टमैन ने नहीं लाया। फिर कैसे? सुधीर ने एक और बात नोट की। दोनों डायरी के पहले पन्ने में जो इंक थी वो हाथ से नहीं लिखी गई थी, कंप्यूटर से निकली हुई नहीं लगती थी। मगर हां, कुछ अजीब था, जैसे किसी पुरानी टाइपराइटर से टाइप किया गया हो। पर कोई ब्रांड, कोई निशान नहीं। और फिर एक शाम जब सुधीर अपने पुराने ऑफिस की फाइलें खंगाल रहे थे, तभी एक चिट्ठी फर्श पर गिरी। उस पर लिखा था, आपके डर क्या है सुधीर बाबू? सुधीर ने सर उठाया। कोई नहीं था। वो पहली बार काम पे। सुधीर धारीवाल के हाथ में वो चिट्ठी थी। आपके डर क्या है सुधीर बाबू? उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा। ऑफिस खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़की भी भीतर से बंद थी। मगर फिर भी वो चिट्ठी वहां फर्श पर कैसे पहुंची? उन्होंने चिट्ठी को खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस वो एक लाइन और एक पुरानी टाइपराइटर की तरह उभरे हुए अक्षर। सुधीर ने धीरे से सांस ली, आंखें बंद की। ये खेल अब मेरे दरवाजे तक आ गया है
उन्होंने बुदबुदाया। अगली सुबह उन्होंने सबसे पहले इंस्पेक्टर रंजीत को बुलाया। रंजीत, हमें शहर के पुराने टाइपराइटर रिपेयर वालों की लिस्ट चाहिए। हर वो दुकान जो अब बंद हो चुकी हो। और साथ में सीसीटीवी फुटेज स्कूल वाले केस की भी मंगवाओ। रंजीत ने सिर हिलाया और निकल गया। सुधीर ने अपना ट्रेंच कोट पहना और निकल पड़े उस पुराने गेस्ट हाउस की ओर जहां कभी रायगंज का सबसे बड़ा प्रेस हुआ करता था, विजया प्रिंटिंग प्रेस। वहां अब बस खंडहर था। दीवारें टूटी हुई, छत झुकी हुई, मगर एक कमरा अब भी बंद था। बाहर जंग लगा ताला लगा हुआ था। सुधीर ने जेब से पुरानी चाबी निकाली। ये प्रेस कभी उनके दोस्त का हुआ करता था। ताला खोलते ही धूल उड़ने लगी। अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च चलाया। दीवार पर टंगे कैलेंडर पर तारीख थी 17 जुलाई 1997। यहां कोई कई सालों से नहीं आया, उन्होंने सोचा। मगर तभी उनकी नजर पड़ी उस मेज पर रखी चीजों पर। एक पुरानी टाइपराइटर जिस पर अब भी ताजा स्याही के निशान थे। सुधीर ने पास जाकर देखा। एक आधा टाइप किया हुआ पन्ना अब भी फंसा था मशीन में। उन्होंने पन्ना खींचा, पढ़ा। तेरी बीवी ने तुझे क्यों छोड़ा सुधीर बाबू? तेरी नींदों में अब भी उसके चीखने की आवाज आती है ना? वो बाथरूम, वो ब्लेड। सुधीर का चेहरा स्याह हो गया। ये बात किसी को नहीं पता थी, यहां तक कि रंजीत को भी नहीं। तभी कमरे में एक हल्की सी आहट हुई। कोई था वहां। कौन है? सुधीर ने आवाज लगाई। टॉर्च चारों तरफ घुमाई, मगर कोई नहीं। उन्होंने अपनी छड़ी से फर्श को धीरे से ठोका। कहीं नीचे कोई तहखाना हो सकता है। एक कोना थोड़ी सी आवाज करता मिला। उन्होंने फर्श पर हाथ मारा। लकड़ी की पट्टी थी। खींचने पर नीचे सीढ़ियां नजर आईं। धीरे धीरे वो नीचे उतरे। सांसें थमी हुई थी। और वहां नीचे था एक कमरा, एकदम साफ सुथरा। दीवारों पर नक्शे लगे थे। रायगंज शहर के हर गली, हर चौराहे को मार्क किया गया था। और हर एक पॉइंट पर एक एक नाम जो अब मर चुके थे। विमला देवी, अनीश और भी कई नाम। एक टेबल पर रखे थे पुराने मोबाइल, पेन ड्राइव्स और एक ऑडियो रिकॉर्डर। सुधीर ने वो रिकॉर्डर चलाया। एक डरावनी आवाज गूंजी। डर को पहचानने के लिए पहले खुद डरना पड़ता है। और तुम सुधीर बाबू, तुमने कभी माफी नहीं मांगी अपनी बीवी से। तुमने छुपा लिया वो खून। अब वक्त है तुम्हारे सच का। रिकॉर्डिंग बंद। सुधीर का चेहरा जैसे पत्थर हो गया हो। वो चुपचाप बाहर निकले और सीढ़ियों से वापस ऊपर आए। तभी उनके फोन की घंटी बजी। रंजीत था। सर, एक तीसरी डायरी मिली है। इस बार नाम है रंजीत चौबे। मेरा नाम। सुधीर का दिल एक पल को रुक गया। क्या कहा तुमने? हाँ सर, मेरी बीवी ने बताया कि शाम को लेटर बॉक्स में एक काली डायरी मिली। और सर, उस पर लिखा है कि मैं एक मर्डर छुपा रहा हूं। 8 साल पहले। फोन कट हो गया। सुधीर के चेहरे पर अब डर था। वही डर जो डायरी के पहले पन्ने पर होता है। वो जान चुके थे कातिल अब उनकी सांसों तक आ पहुंचा है। अगले दिन सुबह सुधीर धारीवाल सीधे रंजीत के घर पहुंचे। बाहर दरवाजे पर पुलिस की 2 जीप खड़ी थी और अंदर से बहस की आवाजें आ रही थी। सुधीर बिना किसी को कुछ कहे भीतर घुसे। रंजीत ड्राइंग रूम में बैठे थे, माथे पर पसीना और हाथ में वही काली डायरी। सुधीर ने धीरे से डायरी उनके हाथ से ली और पहला पन्ना पढ़ा। तेरी वर्दी ने जो छुपाया, वो खून अब चीख रहा है रंजीत। 8 साल पहले जब उस लड़के की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, तूने सबूत मिटा दिए थे। क्यों?
क्योंकि हत्यारा तेरा अपना था? रंजीत ने घबराई हुई आंखों से सुधीर की तरफ देखा। सर, मैं बताने वाला था, मगर वो केस, वो एक सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर था। मेरा दूर का रिश्ता, मेरी नौकरी चली जाती सर। उस वक्त मैंने गलती कर दी थी। सुधीर चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न रहम। कातिल सब जानता है, रंजीत, उन्होंने कहा, और अब वो खेल को हमारे दिमाग से खेलने लगा है। पहले उसने मारे गए लोगों की डरावनी बातें लिखी, अब वो हमारे अतीत को खंगाल रहा है। और ये सब वो तभी कर सकता है जब उसे हमारे निजी जीवन की पूरी जानकारी हो। वो कहीं आसपास है। रंजीत चुप रहे। अचानक सुधीर को एक ख्याल आया। तूने अपनी बीवी से पूछा कि डायरी कैसे मिली? हाँ सर, उसने कहा शाम के वक्त कोई बेल नहीं बजी। बस जब उसने लेटर बॉक्स खोला, डायरी अंदर रखी हुई थी। मतलब कातिल अभी भी सीधे घर तक पहुंचता है, बिना किसी को देखे, और कुछ भी छोड़ जाता है। सुधीर को फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फिर से उस तहखाने में लौटना होगा जहां उन्होंने पिछली बार ऑडियो रिकॉर्डर देखा था। वो आधी रात को पुराने विजया प्रेस पहुंचे। इस बार उनके साथ एक कैमरा और पोर्टेबल रिकॉर्डर था। तहखाने में सब कुछ ज्यों का त्यों था, मगर एक चीज बदली हुई थी। टेबल पर एक नई चिट्ठी रखी हुई थी। सुधीर ने उसे उठाया। उसमें लिखा था, हर डर एक कब्र बनाता है और तुम्हारा डर अब तुम्हें निगलेगा। नीचे वाली अलमारी में जो है उसे देखो और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने अलमारी खोली। अंदर एक प्लास्टिक की थैली में एक मोबाइल फोन रखा था, पुराना, बटन वाला। जैसे ही उन्होंने उसे ऑन किया, एक वीडियो फाइल अपने आप चल पड़ी। वीडियो में एक आदमी था जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। पीछे अंधेरा था और बस उसकी आवाज गूंज रही थी। हर डर, हर गुनाह एक फाइल की तरह बंद है, लेकिन अगर उसे खोल दिया जाए तो वो किसी की जान ले सकता है। सुधीर, रंजीत और बाकी सब, तुम सबने कुछ ना कुछ छुपाया है। अब एक एक करके वो सामने आएगा। और जो सबसे ज्यादा डरता है, उसकी बारी सबसे पहले है। वीडियो वहीं रुक गया। सुधीर की सांसें तेज हो गई। उन्होंने चारों ओर टॉर्च घुमाई। तभी एक कोने से हल्की सी परछाई गुजरी। कौन है? उन्होंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो उस दिशा में बढ़े और देखा कि तहखाने की दीवार के पीछे एक दरवाजा है, छोटा सा, लोहे का। उन्होंने उसे खोला और सामने एक तंग सी सुरंग थी, पतली, अंधेरी और लंबी। वो रुक गए। दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने अपने कैमरे को चालू किया और सुरंग में धीरे धीरे आगे बढ़े। हर 10 कदम पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, लाल स्याही से। गुनाह याद रहता है, सच्चाई कभी नहीं मरती, डर फैलता है। सुरंग में लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद वो एक और कमरे में पहुंचे। एक अजीब सी गंध, जैसे पुराने खून की। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन। जैसे ही सुधीर अंदर गए, स्क्रीन पर कुछ चल पड़ा, सीसीटीवी फुटेज। मगर ये किसी पुलिस स्टेशन की नहीं थी। ये सुधीर के अपने घर की थी। उनका ड्राइंग रूम। और कैमरा ऐसा एंगल ले रहा था जो सिर्फ कोई बाहर से ले सकता था। सुधीर समझ गए, उनकी जिंदगी अब एक तमाशा बन चुकी है। कोई लगातार उन्हें देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। तभी स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वही, धुंधला, पर वही डरावनी आवाज। तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूं?
मगर असली सवाल ये है, तुम लोग क्या हो? डरपोक, झूठे, अपराधी। अब अगली डायरी उस तक पहुंचेगी जो तुम्हारे सबसे करीब है। सुधीर का चेहरा जर्द हो गया। कौन? स्क्रीन पर एक नाम उभरा। रुचिका, सुधीर की बेटी का नाम। सुधीर वही बैठ गए। कुर्सी की पकड़ कस गई और आंखों में डर अब पहली बार साफ दिखा। सुधीर कुछ देर तक उस स्क्रीन को देखते रहे, जैसे दिमाग काम करना ही बंद कर गया हो। रुचिका का नाम देखकर उनकी सांसें रुकने लगी थी। वो दौड़ते हुए उस सुरंग से बाहर निकले। हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उन्हें अपनी छाती में थरथराहट महसूस हो रही थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से रुचिका को कॉल किया। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, कोई जवाब नहीं। उठा ले रुचिका, उठा ले, वो बुदबुदा रहे थे। आखिर 5वीं घंटी पर कॉल उठी। हेलो पापा, इतनी रात को। रुचिका, तुम ठीक हो? घर पर हो ना? हाँ पापा। क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों कांप रही है? तुम घर से बाहर मत निकलना। अभी के अभी सारे दरवाजे बंद कर लो। खिड़कियां भी। किसी अजनबी से बात मत करना। मैं आ रहा हूं। पापा, क्या हो गया है? बस करो जैसा कह रहा हूं। उन्होंने कॉल काटा और अपनी पुरानी कार स्टार्ट की। रात के 2 बजे रायगंज की सुनसान सड़कों पर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी। रास्ते भर उन्हें वही स्क्रीन, वही चेहरा, वही आवाज बार बार दिमाग में गूंज रही थी। अब अगली डायरी उस तक पहुंचेगी जो तुम्हारे सबसे करीब है। करीब आधे घंटे में वो रुचिका के घर पहुंचे। दरवाजा उन्होंने खुद खुलवाया। रुचिका घबराई हुई थी। पापा, आप ठीक है? सुधीर ने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। डरने की जरूरत नहीं बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज में डर साफ था। क्या आज कोई पार्सल, कोई चिट्ठी, कुछ अजीब मिला? नहीं तो कुछ भी नहीं आया। सिर्फ एक न्यूज़पेपर था सुबह का। सुधीर ने अखबार उठाकर चेक किया। कुछ भी अजीब नहीं था। वो वहीं बैठ गए और बोले, मैं आज यही रुकूंगा। अगर कुछ भी अजीब दिखे, आवाज आए, दरवाजा खटखटाए, तो मुझे तुरंत बताना। रुचिका हैरान थी। पापा को उसने कभी इतना परेशान नहीं देखा था। रात ढलने लगी। सुबह होने वाली थी। फिर सुबह के ठीक 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुधीर एक झटके में उठे। दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। रुचिका, तुम पीछे रहो, उन्होंने धीरे से कहा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर लेटर बॉक्स में एक काली डायरी रखी हुई थी। उस पर लिखा था, रुचिका धारीवाल। सुधीर ने डायरी उठाई। उस वक्त उनका हाथ इतना कांप रहा था कि डायरी जमीन पर गिर गई। रुचिका ने भी डायरी देख ली थी। पापा, ये क्या है? ये तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, सुधीर ने कहा और डायरी उठाकर जेब में रख ली। रुचिका चुप रही, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी डर उतर आया था। सुधीर को अब यकीन हो चला था, कातिल न सिर्फ हर डर को पहचानता है, बल्कि वो इन डर को धीरे धीरे जिंदा करता है। एक एक करके उन्होंने डायरी को वही बैठकर खोला। पहला पन्ना पढ़ा। तू तो सोचती थी न कि तू मम्मी की मौत की वजह नहीं है, मगर सच यही है। अगर तू उस दिन मम्मी को बाथरूम से बाहर बुला लेती तो वो बच जाती। और तूने किसी को नहीं बताया कि तूने दरवाजा खटखटाया भी नहीं था। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। ये बात तो सिर्फ मैं जानता था। और वो, रुचिका अब डरी हुई उनके पास आई। पापा, डायरी में क्या लिखा है? सुधीर ने सर झुकाया। कुछ नहीं, झूठ है।
कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मगर रुचिका समझ चुकी थी, पापा कुछ छुपा रहे हैं। उस रात सुधीर डायरी लेकर वापस अपने घर लौटे। उन्होंने तय कर लिया था, अब ये खेल खत्म करना ही होगा। वो फिर से विजया प्रेस गए, उस सुरंग में घुसे और इस बार उस तहखाने को अच्छे से खंगाला। एक दीवार पर उन्हें कुछ उभरी हुई लकीरें दिखी, जैसे वहां कुछ लिखा गया हो मगर मिटा दिया गया हो। उन्होंने मोबाइल का फ्लैश जलाया और देखा, सत्यम को मत भूलना। सुधीर को जैसे झटका लगा। सत्यम, एक नाम जो वो पिछले 20 साल से भूल जाना चाहते थे। सत्यम उनका पुराना साथी था, एक बार उनका शागिर्द, एक जुनूनी लड़का जो हर केस में ऐसा खो जाता था कि असलियत और कल्पना का फर्क भूल जाता था। एक केस के दौरान वो मानसिक रूप से टूट गया था। उसने खुद को थाने के बाहर जलाने की कोशिश की थी और फिर गायब हो गया, कभी मिला नहीं। तभी सुधीर के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया, पहचाना? एक धीमी, खुरदरी सी आवाज आई। सुधीर चुप रहे। सत्यम अब भी जिंदा है और अब हर गुनाह का हिसाब होगा। एक एक डर बाहर आएगा और आखिरी डायरी तुम्हारे लिए लिखी जाएगी, मगर आखिरी नहीं होगी। कॉल कट हो गया। सुधीर की सांसें रुक गई। अब खेल और गहरा हो चुका था। कातिल कोई और नहीं, शायद वही था जिसे उन्होंने कभी बहुत प्यार से सिखाया था कैसे केस सुलझाए जाते हैं। लेकिन वो सीख गया था डर फैलाना, और अब हर डर एक जान ले रहा था। सुधीर का दिमाग सुन्न हो गया था। सत्यम, वो नाम जो अतीत के अंधेरे में दब चुका था, अब फिर से जिंदा हो गया था। मगर सत्यम क्यों कर रहा था ये सब, और कैसे? क्या वो अभी रायगंज में था या कहीं और से सब कुछ चला रहा था? घर लौटने के बाद सुधीर ने पहली बार वो डायरी पूरी पढ़ी जो रुचिका के नाम आई थी। उसमें हर पन्ने पर एक नई परत खुलती थी। रुचिका का बचपन, उसकी कमजोरियां, वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। तो जब छठी क्लास में थी तो अपने स्कूल की किताबें इसलिए जलाई थी क्योंकि तुझे डर था कि रिजल्ट खराब आएगा और पापा डांटेंगे। तेरी पहली कॉलेज ट्रिप पर तुझे डर लग रहा था, फिर भी तू हंसती रही। किसी को बताया नहीं कि तुझे अकेले कमरे में रोना आया था। तू हमेशा सोचती रही कि तुझे मम्मी जितना प्यार नहीं मिला और इसीलिए तू चुपचाप गुस्से में पापा की घड़ी तोड़ दिया करती थी। ये सब बातें कैसे जानता था वो? सुधीर का गला सूख गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था, कातिल कहीं न कहीं बहुत नजदीक से उन्हें, उनके परिवार को, उनके अतीत को देख रहा है। सुधीर ने अपने पुराने संपर्कों से बात की। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बुलाया, राहुल। उसने वो पुराना मोबाइल फोन जिसमें वीडियो था अच्छे से चेक किया। सर, फोन के कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसे किसी सीसीटीवी सिस्टम से डाला गया है और ये लाइव फीड नहीं थी, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। मगर देखिए, इस फोल्डर में एक और वीडियो है। राहुल ने वीडियो प्ले किया। उसमें सुधीर अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। वही रात थी जब उन्होंने डायरी देखी थी। कैमरा बाहर से था और बिल्कुल स्थिर। सर, ये कैमरा आपके घर के ठीक सामने किसी खिड़की या कमरे से है। इतना क्लियर एंगल सिर्फ सामने वाले मकान से आ सकता है। सुधीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सीधा उस मकान की तरफ भागे। वो मकान पिछले 3 साल से खाली पड़ा था। मालिक कभी कभी आता था, लेकिन अब महीनों से बंद था। पुलिस की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुप अंधेरा था, मगर ऊपर के कमरे में जाकर जो देखा, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए।
कमरे के एक कोने में कैमरे लगे थे। वायरिंग बहुत प्रोफेशनल ढंग से की गई थी। सामने एक टेबल थी जिस पर दर्जनों काली डायरियां रखी थी। हर डायरी के ऊपर एक नाम, रंजीत, रुचिका, सुधीर, नीलम, रघुवीर, शिखा। ये सब वो लोग थे जो पिछले कुछ महीनों में या तो मारे गए थे या उन्हें डायरी भेजी गई थी। और ठीक बीच में एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सिर्फ सच्चाई बचती है, बाकी सब मिट जाते हैं। एक बॉक्स में उन सबकी पुरानी फोटोज थी, बचपन की, कॉलेज की, नौकरी के शुरुआती दौर की। ऐसा लगा जैसे कोई सालों से इनकी जिंदगी रिकॉर्ड कर रहा हो। सुधीर ने हर डायरी को पलटना शुरू किया। हर एक में एक कहानी थी, डर की, पछतावे की, अपराध की। मगर फिर उन्हें एक डायरी दिखी जिस पर नाम नहीं था, बस लिखा था गवाह नंबर 0। उसमें जो लिखा था वो अब तक की सबसे डरावनी बात थी। मैं जानता हूं कि मैंने सत्यम को पागल बना दिया। जब उसने उस केस में सच्चाई ढूंढी तो मैंने उसे झूठा साबित किया। पुलिस ने उसे सस्पेंड कर दिया। उसकी मां रोती रही मगर किसी ने नहीं सुनी। फिर एक दिन वो चिल्लाता हुआ थाने के बाहर जल गया। मैं वही था, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। वो मरा नहीं था, मगर मैं चाहता था कि मरा हुआ मान लिया जाए। नीचे लिखा था, साक्षी सुधीर धारीवाल। सुधीर की सांसें थम गई। वो तो इस बात को कभी कागज पर नहीं लाए थे, तो फिर ये कैसे लिखा गया? राहुल ने कंप्यूटर से छेड़छाड़ शुरू की और एक पुराना रिकॉर्डिंग फोल्डर निकाला। उसमें ऑडियो फाइल्स थी। हर फाइल में किसी की आवाज थी, डरती हुई, टूटती हुई, कबूल करती हुई। फिर एक फाइल चली। फाइल का नाम था SD कन्फेशन। आवाज सुधीर की थी, सत्यम, मैं जानता हूं तू सही था, लेकिन अगर मैंने तेरी बात मानी होती तो पूरा थाना सवालों के घेरे में आ जाता। मैंने तुझे पागल साबित कर दिया। अब भी वो दिन याद आता है जब तू चीख रहा था, जलते हुए, और मैंने बस दरवाजा बंद कर लिया था। सुधीर कांपने लगे। ये कब रिकॉर्ड हुआ था? राहुल बोला, सर, ये तो वही रिकॉर्डर की फाइल लगती है जो आपने तहखाने में देखा था। यानी तब से कोई आपकी हर बात रिकॉर्ड करता रहा है। उसी वक्त कमरे की लाइट्स एक झटके से चली गई। अंधेरे में कुछ आहट हुई। सुधीर ने टॉर्च चलाया। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। चेहरा छाया में था, मगर उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर गुनाह की एक डायरी है, सुधीर, अब तुम्हारी पूरी हो गई है। सुधीर ने जोर से कहा, सत्यम, ये तू ही है ना? उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुमने सबको क्यों मारा? सत्यम ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उनका डर खुद उन्हें खा गया। मैंने बस आईना दिखाया, और अब आखिरी आईना तुम्हारे लिए है। वो कुछ कहने ही वाला था कि एक धमाका हुआ। कमरे की खिड़की से अंदर कुछ फेंका गया था, स्मोक बम। चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं छटा, सत्यम गायब था, मगर एक चिट्ठी टेबल पर रखी थी। आखिरी डायरी अब भी लिखी जा रही है, पढ़ने के लिए तैयार रहना। सुधीर की आंखें नम थी। अब सब कुछ सामने आ चुका था, मगर खेल अभी बाकी था। सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की सी रोशनी फैल रही थी, लेकिन सुधीर के चेहरे पर अंधेरा गहराता जा रहा था। पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ, उसने उनके मन की जमीन हिला दी थी। सत्यम जिंदा था, और अब वो न सिर्फ जिंदा था, बल्कि अपने डरावने खेल की आखिरी चाल भी चल चुका था।
सुधीर अपने कमरे में बैठे डायरी के उन पन्नों को देख रहे थे जो सत्यम के कमरे से मिले थे। हर पन्ना एक जख्म की तरह था, ऐसा जख्म जो उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं था। एक पन्ने पर लिखा था, अब तेरी बेटी को तेरा अतीत बताएगा कि पिता क्या होता है। सुधीर का सिर झुक गया। मैंने तुझे पागल नहीं बनाया सत्यम। मैं खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गया था जो सच से डरता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सत्यम अब किस ओर बढ़ेगा। क्या रुचि का अगला निशाना है, या अब कोई और मोहरा उसकी चाल का हिस्सा बनेगा? अगले ही पल उनका मोबाइल बजा। रुचिका का कॉल था। पापा, मेरे कमरे में कुछ रखा है। क्या? एक और काली डायरी। सुधीर तुरंत घर से निकले। जब वो रुचिका के पास पहुंचे तो देखा वो पलंग पर बैठी थी और उसकी गोद में वही डायरी थी। तुमने पढ़ी? नहीं पापा, मैं जान गई थी ये उसी का काम है, मगर अब आप मुझे सब सच बताइए। सुधीर ने लंबी सांस ली। उन्होंने पूरा किस्सा बताया। सत्यम का जुनून, उसका टूटना, उसकी सच्चाई और फिर सिस्टम का उसे मार डालना। कैसे सुधीर ने अपने पद की रक्षा के लिए एक मासूम को पागल करार दिलवाया और फिर सब भूलकर आगे बढ़ गए। रुचिका चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। तो क्या अब वो मुझे भी मारेगा? नहीं बेटा, अब हम उसे उसके ही डर से हराएंगे। सुधीर ने पुलिस कमिश्नर से बात की। एक योजना बनाई गई। एक नकली डायरी तैयार की गई जो दिखने में बिल्कुल वैसी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा गया था जो सत्यम को झटका दे सकता था। डायरी में लिखा था, सत्यम अब नहीं बचेगा। हम उसे ट्रैक कर चुके हैं। वो जहां छुपा है वहां सिर्फ वो ही नहीं, उसका अतीत भी जल जाएगा। डायरी जानबूझकर मीडिया में लीक की गई, जैसे कि वो गलती से सामने आ गई हो। ये एक जाल था। जैसा उम्मीद थी, अगले 2 दिनों में रायगंज की हर गली में एक ही बात फैलने लगी कि पुलिस को अब सत्यम की पूरी लोकेशन और अतीत का सबूत मिल चुका है। तीसरी रात ठीक 3 बजे सुधीर के घर के बाहर फिर वही आहट हुई। सुधीर छुपे हुए थे, साथ में 2 पुलिस अधिकारी। एक साया दीवार फांद कर भीतर आया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी मेज के पास पहुंचा जहां पहले डायरी रखी जाती थी। जैसे ही उसने मेज पर हाथ बढ़ाया, चारों तरफ से लाइटें जली। पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। चेहरे से नकाब हटाया गया। वो सत्यम था, मगर इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा सुधीर ने पहले देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा कमजोर, आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो अब इंसान कम और डर का चेहरा ज्यादा लग रहा था। तो आखिर पकड़ ही लिया। उसने धीमे से कहा, तू क्यों कर रहा था ये सब? सुधीर ने पूछा। सत्यम हंस पड़ा, एक सूखी सी हंसी, क्योंकि डर वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। तुम सबने मेरी सच्चाई को पागलपन कह दिया। मैं अकेला रह गया, मेरा वजूद मिटा दिया, तो मैंने वही किया जो मेरे साथ हुआ। सबका सच दुनिया को दिखा दिया। तूने मासूमों को मारा। मासूम? सत्यम बोला, हर एक के पास एक डर था, और हर डर के पीछे एक झूठ। मैंने सिर्फ आईना दिखाया। सुधीर ने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ खालीपन था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अदालत में ट्रायल हुआ। सबूत इतने पक्के थे कि सत्यम को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन कोर्ट में उसने आखिरी बार कहा, मैं डर नहीं फैलाता, मैं डर को जिंदा करता हूं। जब तक लोग झूठ छिपाएंगे, डायरी आती रहेगी। वो बात सबको सिहरन दे गई। कुछ हफ्तों बाद सुधीर फिर से अपने पुराने कमरे में बैठे थे। सब शांत था।
रुचिका ठीक थी, काम पर लौट चुकी थी। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर नीचे एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उन्होंने उठाया। लिफाफे पर लिखा था, गवाह नंबर 1 के लिए आखिरी नोट। अंदर एक पन्ना था। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, डर कभी मरता नहीं, बस चेहरा बदलता है। सुधीर ने दरवाजा बंद किया, मगर आज डर उनके अंदर नहीं था। अब वो जान चुके थे, झूठ जब तक छुपा रहेगा, डर डायरी में जिंदा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।